विभागाध्यक्ष भूगोल CM दुबे स्नातकोत्तर महाविद्यालय बिलासपुर छत्तीसगढ़। आज के हमारे कक्षा का अध्ययन का टॉपिक छत्तीसगढ़ में सिंचाई सुविधा इरिगेशन फैसिलिटी या सोर्स ऑफ इरिगेशन इन छत्तीसगढ़ है। इस विषय पर हम चर्चा करेंगे सविस्तार। सबसे पहले हम जानेंगे कि सिंचाई की क्या है और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। यह हमारे देश के मध्य पूर्व भाग में स्थित है। यहाँ की जो जलवायु है वो उष्ण आर्द्र मानसूनी है। मानसून काल में यहाँ सबसे अधिक वर्षा होती है। बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसून से यहाँ वर्षा होती है, लेकिन मानसून काल में जो वर्षा का वितरण है छत्तीसगढ़ में समान नहीं है, असमान है। एक तरफ हम देखें तो छत्तीसगढ़ के पूर्वी जो भाग है जसपुर और रायगढ़ का इलाका, और दूसरा दक्षिणी भाग है बस्तर का पठार जिसे कहा जाता है, वहाँ अधिक वर्षा होती है। दूसरी तरफ हम देखें तो छत्तीसगढ़ के पश्चिमी भाग जिसमें सूरजपुर और आपका कोरिया, कंवर्धा, कबीरधाम और राजनांदगांव और बेमेतरा जिला आता है, जहाँ पर वर्षा कम होती है अपेक्षाकृत। इन भागों में वर्षा लगभग 130 सेंटीमीटर होती है वार्षिक। छत्तीसगढ़ के कंवर्धा, मुंगेली और बेमेतरा और राजनांदगांव के कुछ हिस्सा वृष्टि छाया प्रदेश के अंतर्गत आता है। इसलिए जो वर्षा कम होने के कारण से कई बार अकाल के पड़ता रहता है। छत्तीसगढ़ एक कृषि प्रधान क्षेत्र है। यहाँ के लगभग 70% लोग कृषि कार्य करते हैं, और यहाँ की जो कृषि उत्पादन है उसका अधिकांश भाग मानसून पर निर्भर है। यहाँ की कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है। अतः चूँकि हमारे प्रदेश की जो कृषि भूमि के अधिकांश भाग मानसून पर निर्भर है, तो ऐसी परिस्थिति में एक सफल कृषि के लिए, अच्छी उत्पादन के लिए, अकाल से सुरक्षा के लिए सिंचाई की व्यवस्था करना अनिवार्य हो जाता है। सिंचाई है क्या चीज़? तो सिंचाई एक तरह से फसलों को या बागान को कृत्रिम ढंग से पानी देने की विधि है। जैसा कि इस परिभाषा में कहा है, फसलों को कृत्रिम ढंग से पानी देने की प्रक्रिया को सिंचाई कहते हैं। एक प्रक्रिया है। नायल्स महोदय ने सिंचाई के महत्व को स्पष्ट करते हुए कहा है कि सिंचाई ने जीवन की रक्षा का प्रबंध किया है। सिंचाई ने भूमि की उपज, कृषि के क्षेत्र तथा उनसे प्राप्त आय में वृद्धि की है। मतलब नायल्स महोदय कहना ये चाह रहे हैं अपने परिभाषा में कि जीवन की रक्षा की है सिंचाई ने। सिंचाई की सुविधा हो जाने से आज अकाल नहीं पड़ रहे हैं। सिंचाई ने भूमि की उपज बढ़ा दी है। अब चूँकि फसलों को समय पर पर्याप्त जल मिल जाता है सिंचाई के माध्यम से, इसलिए जो प्रति हेक्टेयर या प्रति एकड़ उत्पादन है वो बढ़ गई है। उनसे प्राप्त उत्पादन से आय में वृद्धि हुई है और फसल चक्र भी बढ़ा है। इस तरह से हम देखते हैं कि किसी भी क्षेत्र में यदि सिंचाई की सुविधा हो तो कृषि का प्रति हेक्टेयर उत्पादन बढ़ जाती है, और प्रति हेक्टेयर उत्पादन अधिक होने के कारण से आय में वृद्धि होती है। फिर सिंचाई की सुविधा होने से हम दो फसली क्षेत्र है, डबल क्रॉप जिसको बोला जाता है, फसल चक्र बोला जाता है, वो उसकी वृद्धि हो जाती है। इससे
हमारे आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होती है। अतः इस बात से स्पष्ट होता है कि सिंचाई कृषि के लिए भारत जैसे देश में और ख़ास तौर पर छत्तीसगढ़ जैसे प्रदेश में, जहाँ पर मानसून पर कृषि निर्भर है, वहाँ अत्यंत आवश्यक है। आज़ादी के पश्चात पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से कृषि को विशेष प्राथमिकता देते हुए सिंचाई साधनों का विकास किया गया है। हमारे प्रदेश में जो सिंचाई के साधन हैं उसको हम 5 भाग में बांट करके अध्ययन कर सकते हैं। पहला है नहर, दूसरा है ट्यूबवेल, तीसरा है कुआं और चौथा है तालाब और पांचवा है अन्य साधन। जो कुआं और तालाब है ये सिंचाई के पारंपरिक तरीके हैं। इस पद्धति से छत्तीसगढ़ के कृषक सैकड़ों साल पूर्व से सिंचाई करते आ रहे हैं और यहाँ पर एक प्रचलन भी है टेड़ा। और टेड़ा यहाँ का उस ज़माने का विकसित टेक्नोलॉजी था जिससे सिंचाई करके लोग कृषक साग सब्जी, बागवानी, फल फूल और फसल उत्पादन करते थे। क्योंकि टेड़ा वाले सिंचित भूमि में फसल बहुत अधिक होता था और सफल कृषि होती थी, इसीलिए तत्कालीन लोक गायकों ने उस पर गीत भी बनाया, तय टेढ़ा तरीके टेढ़ा करे न दुनिया की बेड़ा। इसी तरह से दूसरा जो सिंचाई का साधन है वो नहर है। कुआं और तालाब के बाद इसका विकास हुआ। वैसे तो मुग़ल काल में नहरों की व्यवस्था हो गई थी, परंतु छत्तीसगढ़ में जो नहर से सिंचाई की शुरुआत है वो अंग्रेज़ों के शासनकाल में हुआ, जब महानदी पर गंगरेल और सीकासार बांध की सर्वेक्षण 1912 और 15 के बीच किया गया और लगभग 1920 के आसपास पहली बार छत्तीसगढ़ में नदियों में बांध बांधा गया। ट्यूबवेल आधुनिक युग की सिंचाई पद्धति है। इस तरह से हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य में सिंचाई के जो प्रमुख साधन हैं उसमें नहर प्रमुख साधन है। नहरों से यहाँ पर लगभग 60.50% भूमि कृषि सिंचित होती है। दूसरा साधन है छत्तीसगढ़ में सिंचाई का प्रमुख, वो है नलकूप, जिसको ट्यूबवेल कहा जाता है। 28.07% भूमि सिंचित होती है। और तीसरा जो साधन है वो तालाब है, जिससे 3.39 और कुआं चौथा साधन है। इस तरह से हम इस स्लाइड के माध्यम से देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में सिंचाई का जो प्रमुख साधन है वो नहर है। नहरों में अगर क्षेत्रीय आधार पर हम वितरण देखें तो छत्तीसगढ़ में नहर के द्वारा सबसे अधिक बिलासपुर में सिंचाई होती है। लगभग 87% जो कृषि भूमि है वो नहरों से सिंचित होती है और सबसे कम बस्तर में होती है। इसका कारण है कि बस्तर पहाड़ी इलाका है, उबड़ खाबड़ क्षेत्र है, वहाँ नहर का विकास करना कठिन है। ट्यूबवेल की सिंचाई को हम देखें, यह प्रदेश में सिंचाई का दूसरा प्रमुख साधन है। भूमि में छिद्र करके पंपों के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक विधि से या सोलर पद्धति से जल बाहर लाने की प्रक्रिया को ट्यूबवेल कहते हैं। और इससे लगभग प्रदेश की 9.15% भूमि सिंचित होती है। और छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक ट्यूबवेल से सिंचाई होती है 30.78%, वो रायगढ़ जिला में होती है। और उसके पश्चात सबसे कम जो सिंचाई होती है ट्यूबवेल से वो कोरिया जिले में होती है। ट्यूबवेल आधुनिक सिंचाई की एक विकसित और काफ़ी प्रचलित पद्धति है। यह कम दाम पर यह सुविधा स्थापित हो सकती है और यह सुविधा
पहाड़ी इलाकों के लिए, ऊबड़ खाबड़ क्षेत्रों के लिए, पठारी क्षेत्रों के लिए काफ़ी उपयोगी है, जहाँ पर नहर और का विकास नहीं किया जा सकता। इसके अलावा ट्यूबवेल पद्धति से यदि कृषक और सरकार सिंचाई सुविधा को बढ़ाती है तो आज जो ऊर्जा का अक्षय संसाधन है सोलर एनर्जी, उसका भी उपयोग करके हम छत्तीसगढ़ में ट्यूबवेल पद्धति से सिंचाई के जो क्षेत्र है उसको विकसित कर सकते हैं। कुआं एक परंपरागत सिंचाई के साधन है और ये कुएं का धीरे धीरे एक तरह से विलोपन होता जा रहा है और छत्तीसगढ़ में मात्र 4.2% भूमि इससे सिंचित होती है और सबसे अधिक कुएं का द्वारा सिंचाई 25.65% जसपुर जिला में होती है और सबसे कम जांजगीर चांपा जिला में होती है। इसका कारण है कि जांजगीर चांपा जिला में नहरों से सिंचाई सबसे अधिक होती है। अन्य साधन में नदी नालों को बांध कर सिंचाई करना है और इस साधन से भी 8.6% भूमि छत्तीसगढ़ की सिंचित होती है। अगर छत्तीसगढ़ के जो सिंचित क्षेत्रफल है उसका जिलेवार वितरण करें तो हम देखेंगे कि छत्तीसगढ़ में कुल जो बोया गया क्षेत्रफल है, जिसको नेट सोवन एरिया बोला जाता है, शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल, जो छत्तीसगढ़ के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 50.4% है शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल, उसको राउंड फिगर में अपन 51% कह सकते हैं और उसमें से 51% में से 20% जो कृषि भूमि है वो दो फसली है। शुद्ध बोया गया जो कुल क्षेत्रफल है उसमें से 31 अगर मान लो शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल को 100% मानते हैं तो उसमें से 31.02% कृषि भूमि सन 2013 के आंकड़ा के अनुसार सिंचित है। और अगर जिलेवार वितरण हम देखें तो सबसे अधिक शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल रायपुर जिला में 86.89% सिंचित है। इसके बाद धमतरी और जांजगीर चांपा और दुर्ग और बालोद का स्थान आता है। इन जिलों में शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल का सर्वाधिक भूमि सिंचित होने का कारण है कि यहाँ पर अंग्रेज़ों के शासनकाल में ही नहरों का विकास हो गया था और जांजगीर चांपा जिला में बांगो जलाशय के निर्माण के पश्चात सिंचाई का क्षेत्रफल बढ़ा है, इसीलिए इन जिलों में शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल अधिक है। दंतेवाड़ा प्रदेश का सबसे कम सिंचित क्षेत्रफल वाला जिला है, जहाँ पर सिंचाई का जो क्षेत्रफल है कुल शुद्ध बोए गए क्षेत्रफल में वो 1% से भी काफ़ी कम है, 0.14% है, जो चिंता का विषय है। इसी तरह से प्रदेश के बहुत सारे ज़िले हैं जिसको हम नक्शा के माध्यम से, टेबल के माध्यम से देखें। यू कैन सी दिस स्लाइड, दिस पिक्चर देखें अपन तो ये जो इलाका है बस्तर का, ये टेबल में ये इलाका ज़िले बस्तर के हैं, इनको अपन दृष्टिपात करें तो यहाँ पर देखते हैं कि कई ज़िले ऐसे हैं बस्तर के, कोंडागांव, नारायणपुर, कांकेर और दंतेवाड़ा और ये सुकमा और बीजापुर, ये जिलों में 10% से भी कम भूमि सिंचित है, जो चिंता का विषय है। इसी तरह से उत्तर की ओर अपन जाएं छत्तीसगढ़ में तो ये जो बलरामपुर, सरगुजा और कोरबा और ये कोरिया का इलाका है, इन क्षेत्रों में भी सिंचाई का विकास बहुत कम हुआ है, जो चिंता का विषय है। इन क्षेत्रों में सोलर पद्धति से यदि सिंचाई सुविधा, ट्यूबवेल सिंचाई का विकास किया जाए तो
बेहतर ढंग से सिंचाई का विकास हो सकता है। हम इस मानचित्र के माध्यम से देखेंगे कि छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक सिंचाई की सुविधा कहाँ विकसित है और सबसे कम कहाँ है। तो ये जो इंडेक्स है, इसका सिंबल है 60% से अधिक। 60% से अधिक में देखते हैं ये धमतरी जिला है, ये दुर्ग जिला है और रायपुर जिला है और ये जांजगीर चांपा जिला है। इन 4 जिलों में छत्तीसगढ़ में 60% से अधिक सिंचाई सिंचित क्षेत्र है। दूसरा हम देखते हैं 40 से 60%, तो उसमें बालोद आता है और दूसरा ये बिलासपुर और मुंगेली और आजकल नया ज़िला बना है पेंड्रा मरवाही और आपका ये बलौदा बाज़ार भाटापारा और गरियाबंद। इन जिलों में कुल 60 से अधिक प्रतिशत 40 से अधिक प्रतिशत सिंचित क्षेत्रफल वाले क्षेत्रों में नहरों का विकास अधिक हुआ है। छत्तीसगढ़ का मैदानी इलाका है और इस कारण से यहाँ सिंचित अधिक है। और 20% से कम सिंचित क्षेत्र हम देखें तो पूरा ये बस्तर संभाग, ये पूरा इलाका 20% से कम सिंचित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ये पूरा इलाका ये हमारा। और दूसरा उत्तर की ओर अपन जाए तो फिर सरगुजा संभाग का पूरा इलाका है, जिसमें जसपुर, बलरामपुर और ये आपका कोरिया और ये ज़िले आते हैं। और बिलासपुर संभाग में एकमात्र अभागा ज़िला है जो कोरबा ज़िला है और यहाँ पर भी सिंचाई का प्रतिशत बहुत कम है। इसका कारण है ये ताप नगरी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर बांगो जलाशय है जो कई जिलों को सिंचित करता है। जांजगीर चांपा और रायगढ़ के खरसिया जिला का विकास जो हुआ है जांजगीर चांपा में सिंचाई का, वो उसका मूल कारण कोरबा जिले के बांगो जलाशय है। परंतु स्वयं दिया तले अंधेरा कहा जाता है। यहाँ बिजली भी बहुत अधिक है, सिंचाई के लिए जल भी बहुत अधिक है, किंतु यहाँ भूमि अत्यधिक पहाड़ी उबड़ खाबड़ है। इस कारण से कोरबा जिले में सिंचाई की सुविधा कम है। हम छत्तीसगढ़ की सिंचाई सुविधा को हमने मानचित्र के माध्यम से, टेबल के माध्यम से देखा। छत्तीसगढ़ में जो सबसे अधिक सिंचाई होती है वो नहरों के माध्यम से होती है। लगभग 60% सिंचित भूमि नहरों द्वारा सिंचित होती है। अतः हमारा सिंचाई के अंतर्गत यह अध्ययन करना आवश्यक हो जाता है कि नहरों को जो जल प्राप्त होता है वो कहाँ से होता है। छत्तीसगढ़ में कई तरह के जलाशय बनाए गए हैं। यहाँ के जलाशयों को 3 श्रेणी में हम बांट करके, जिसको हम कह सकते हैं नदी घाटी परियोजनाएं। छत्तीसगढ़ में नदी घाटी परियोजनाओं को 3 भागों में बांटा गया है। बृहत नदी घाटी परियोजनाएं, मध्यम नदी घाटी परियोजनाएं और लघु नदी घाटी परियोजनाएं। देश के सभी पंचवर्षीय योजनाओं में नदी घाटी परियोजनाओं को प्रादेशिक विकास का मॉडल के रूप में सम्मिलित किया गया। देश की नदियों में लघु, मध्यम और बृहद आकार के सैकड़ों बांध बनाए गए और इन बांधों के कारण न केवल उन क्षेत्रों में सिंचाई का विकास हुआ बल्कि बहुउद्देशीय लाभ हुए। बिजली पैदा हुआ, मछली पालन हुआ, पर्यटन हुआ, नगरों को जल आपूर्ति हुई इन बांधों के कारण से हो रही है। और इसके अलावा बाढ़, भूमि क्षरण इत्यादि नियंत्रित हुआ और हो रहा है। इस तरह से हम देखते हैं कि जो नदी घाटी परियोजनाएं हो का बहुउद्देशीय है और इनसे बहुत सारे लाभ होते हैं। लेकिन इन नदी घाटी परियोजनाओं के कारण जनसंख्या विस्थापित हुई, वन, मिट्टी, जीव जंतु, खनिज आदि बहुमूल्य संसाधन नष्ट भी हुए, पर्यावरण को अवनयन भी हुआ। किंतु विनाश की तुलना में विकास इन नदी घाटी परियोजनाओं के कारण से ज़्यादा हुआ। इसीलिए आजकल और जितने भी दुनिया के देश हैं नदी घाटी परियोजना को विकास के एक मॉडल के रूप में माना जाता है। छत्तीसगढ़ में
तो बृहद नदी घाटी परियोजनाएं 10,000 हेक्टेयर से अधिक जिस बांध से सिंचाई होती है उसको बृहद नदी घाटी परियोजना कहा जाता है। ये 8 है छत्तीसगढ़ में, एक और अभी 4 निर्माणाधीन है। दूसरा मध्यम नदी घाटी परियोजना है जिसमें 2,000 से 10,000 तक के भूमि सिंचित होती है, वो 37 है। और लघु जिसमें 2,000 हेक्टेयर से कम होती है वो 2,459 है। इस तरह से हम छत्तीसगढ़ में देखते हैं तो कुल 685 जलाशय है नदी घाटी परियोजनाएं और 147 अभी निर्माणाधीन है, जिससे आगामी दिनों में सिंचाई का क्षेत्रफल बढ़ेगा। हमारे प्रदेश में जैसा कि हमने उस टेबल के माध्यम से देखा 8 नदी घाटी परियोजनाएं हैं और ये सभी बृहद परियोजनाएं हैं। उसमें सबसे बड़ी जो परियोजना है वो मिनी माता बांगो जलाशय है। ये कोरबा जिलों में हसदेव नदी पर बनाया गया है। इसका निर्माण सन 1994-95 में हुआ। इससे लगभग जांजगीर चांपा और खरसिया जिला और कोरबा जिला का 2,56,000 हेक्टेयर भूमि सिंचित होती है। छत्तीसगढ़ का दूसरा बृहद परियोजना गंगरेल है, जिसको पंडित रविशंकर जलाशय बोला जाता है, धमतरी जिला में स्थापित है। इससे लगभग 2,20,000 हेक्टेयर भूमि सिंचित होती है। तीसरा कुड़िया जलाशय है, टूटा घाट परियोजना है बिलासपुर जिले में आजकल। बिलासपुर और कुड़िया जलाशय मुंगेली जिले में है, जिससे 45,000 और टूटा घाट को 40,000 हेक्टेयर भूमि सिंचित होती है। इसी तरह से पैरी नदी में गरियाबंद जिले में बांध बनाया गया है, जिससे 35,000 भूमि सिंचित होती है। इसी तरह से रायगढ़ में कैलो नदी है, वहाँ पर डैम बनाया गया है और 15,000 भूमि सिंचित है। कुल मिलाकर के इन बृहद जो नदी घाटी परियोजनाएं हैं उनसे छत्तीसगढ़ के लगभग 7 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित होती है। इसलिए यह सिंचाई का एक सबसे महत्वपूर्ण साधन है। और ख़ास बात यह है कि ये जो मिनी माता बांगो परियोजना है और गंगरेल परियोजना है, इनसे विद्युत उत्पादन भी किया जाता है, नगरों को जल आपूर्ति की जाती है। मिनी माता बांगो जलाशय से 120 मेगावाट प्रतिवर्ष बिजली पैदा किया जाता है। गंगरेल जलाशय से 10 मेगावाट बिजली पैदा किया जाता है। बाकी जलाशयों में भी बहुउद्देशीय परियोजना है, परंतु बिजली का उत्पादन नहीं किया जाता है। इस तरह से हम देखते हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ के जो जलाशय है बृहद नदी घाटी परियोजना, ये उनकी स्थिति अगर नक्शा में हम देखना चाहें तो हमारा छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा बांध हसदेव नदी पर ये मिनी माता बांगो जलाशय है, यहाँ कोरबा जिले में स्थापित है और इससे जांजगीर चांपा, कोरबा और रायगढ़ के खरसिया कमांड एरिया है, यहाँ सिंचाई होती है। दूसरा अपन देखें तो दूसरा बड़ा जलाशय छत्तीसगढ़ का वो है गंगरेल जलाशय, जो महानदी में एक पुराना जलाशय है, अंग्रेज़ों के शासनकाल में बनाया गया था। और इस गंगरेल जलाशय से धमतरी जिला में, रायपुर जिला में और कुछ गरियाबंद के इलाका में सिंचाई होती है और लगभग 2 लाख हेक्टेयर भूमि इससे सिंचित होती है। फिर इसके बाद मुंगेली जिला का ये कुड़िया जलाशय है, इससे मुंगेली और लोरमी की भूमि सिंचित होती है। चौथा अंग्रेज़ों के शासनकाल का बना हुआ जलाशय है टूटा घाट, जिससे बिलासपुर जिले की कृषि भूमि सिंचित होती है। इन 4 इसके अलावा एक महत्वपूर्ण जलाशय है पैरी, फिर कोडार जलाशय है, महासमुंद जिले में सिंचित होती है। और ये पेरो जो रायगढ़ जिला में बनाया गया है उससे सिंचित होती है। हमारे प्रदेश में जो हसदेव नदी है और अरपा नदी है,
उसमें भैंसाजार परियोजना प्रस्तावित है। ये बिलासपुर से लगभग 30-40 किलोमीटर दूर यहाँ पर यह भी एक बृहद परियोजना है और इसे भविष्य में 2-4 महीना बाद सिंचाई हो। इसी तरह से ये इंद्रावती नदी में बोध घाट परियोजना प्रस्तावित है, इनसे भी सिंचाई और बिजली पैदा होगा। इस तरह से हमारे क्षेत्र में जल संसाधन काफ़ी समृद्ध है। यदि इनका विकास किया जाए तो यहाँ की कृषि भूमि अधिकांश सिंचित हो सकती है और फसलों का उत्पादन अधिक होगा, दूसरे फसल भी उगाए जा सकते हैं और किसान और उत्तर प्रदेश की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी।